हम लोग बिजनेस लॉ में आज नया यूनिट देखने जा रहे हैं, ये यूनिट 5 है। यूनिट 5 में हम लोग को छोटा टॉपिक पढ़ना है, फेमा। इसको हम लोग फेमा एक्ट बोलते थे। फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे फेमा एक्ट, और फेमा एक्ट का मतलब होता है FEMA, इसमें लिखा हुआ है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये आया था 1999 में। कब आया था? 1999 में ये आया था फेमा एक्ट, याद रखिएगा। इससे पहले होता था फेरा, FERA। फेरा होता था, फेरा को एक्सचेंज करके फेमा बनाया गया था। फेरा को एक्सचेंज करके क्या बनाया गया था? फेमा। यानी पहले फेरा 1999 से पहले फेमा की जगह पे क्या यूज होता था? फेमा की जगह पे फेरा यूज होता था। फेरा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट पहले चल रहा था, और उसको 1999 में बदल के क्या बना दिया गया? उसको 1999 में बदल के फेमा एक्ट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? फेमा एक्ट बना दिया गया। कोई दिक्कत किसी को? और उसके साथ हम लोगों को पढ़ना है कंपटीशन एक्ट, जो 2002 में आया था। कंपटीशन एक्ट कब आया था? 2002 में। तो सबसे पहले हम लोगों को दो का 2002 में। कंपटीशन एक्ट का मतलब है कि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। स्वस्थ प्रतियोगिता होनी चाहिए, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उसको लेके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सरकार के द्वारा बनाया गया कि भाई जो कॉम्पिटिटर हैं, ऐसा नहीं कि कोई मैनिपुलेशन करे डेटा का, कोई गलत तरीके से कंपटीशन करे, वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए कंपटीशन एक्ट 2002 बनाया गया, 2002 बनाया गया, जिसमें ये तय किया गया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्या, कि बाजार में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन का मतलब अधिकतम लाभ या अन्य व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए खरीदारों के संरक्षण के लिए स्वतंत्र रूप से प्रयासरत है। यानी एक बिजनेसमैन जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमा सकता है। और 2002 कंपटीशन एक्ट, भाई हर बिजनेस रेडी है मार्केट में, जो उसको अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको मौका मिला, उसका फायदा उठाने के लिए हर बिजनेसमैन अपने क्षमता के हिसाब से जितना मैक्सिमम कमाना चाहेगा कमा सकता है। क्योंकि मार्केट में जब कॉम्पिटिटर है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, बहुत सारी मोबाइल की कंपनियां हैं, फिर भी अगर कोई एप्पल 1,50,000 में मोबाइल बेच रहा है, लोग खरीदने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसका मतलब उसका मार्केट में रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा है। तो ये मार्केट में कंपटीशन एक्ट ये बताता है कि हर सेलर के पास ये पावर हुआ है कि वो अपने प्रोडक्ट को जितना चाहे उतना मार्केट रेट में बेच के एक प्रॉफिट कमा सकता है। एक खरीदार किसी उत्पाद को उस कीमत पर खरीदना पसंद करता है जो उसके लाभ को अधिकतम करता है। यानी कोई भी खरीदार उस कीमत पर अपने सामान को खरीदना पसंद करेगा जहां उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। अब सोचिए 1.5 लाख में भी लोग खरीदने के लिए तैयार है, इसका मतलब संतुष्टि ज़्यादा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो जब आपको सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, संतुष्टि ज़्यादा मिलता है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करते हैं? लाभ अगर अधिकतम होता है तो एक क्रेता, एक खरीदार उसको खरीदना चाहता है। जब विक्रेता उस उत्पाद को कीमत पर बेचना पसंद करता है जो उसके लाभ को अधिकतम करता है। एक विक्रेता किसी प्रोडक्ट को उस कीमत पर बेचना पसंद करता है जहां उसको लाभ। यानी सिंपल बात है कि खरीदने वाला उस कीमत तक ही खरीद सकता है। अब हमको इस पेन का कोई 500 रुपये बोलेगा, तो हमको अगर इसमें लग रहा है कि 500 के बराबर हमको सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो हम खरीदेंगे, और नहीं लगेगा तो हमको लगेगा महंगा है, हम नहीं खरीदेंगे। तो भाई आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, वो प्राइस विक्रेता बता दिया, तो आपको सामान से संतुष्टि मिल रहा है तभी ना आप खरीद रहे हैं। अगर सामान से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा तो आप खरीदेंगे ही नहीं उसको। इसका मतलब बेचने वाला जब तक उसको प्रॉफिट नहीं दिखेगा वो बेचेगा ही नहीं। तो अगर कोई विक्रेता बेचने के लिए तैयार है हाईएस्ट प्राइस पर, तो उसको प्रॉफिट दिख रहा होगा, और उसी प्राइस पर अगर क्रेता खरीदने के लिए तैयार है तो इसको भी प्रॉफिट दिख रहा होगा। बिना प्रॉफिट दिखे कोई भी क्रेता नहीं खरीदेगा और कोई भी विक्रेता नहीं बेचेगा। इस बात को ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है? भारत में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को रोकने के लिए, कंपटीशन करना है लेकिन कंपटीशन के अगेंस्ट बहुत सारा गलत काम होता था, मैनिपुलेशन होता था, मिस रिप्रेजेंटेशन, तो विरोधी जो प्रथा थी, जो हमारे यहाँ इसको बोलते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, बहुत सारा ऐसा काम होता था जिससे कंपटीशन खत्म हो जाता था, को रोकने पर केंद्रित है। यह ऐसे समझौते को रोक लगाता है कि प्रतिस्पर्धा में बाधा डाले। ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कंपटीशन में बाधा डाले उसको रोकता है। यानी ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी एक को बर्बाद करने के लिए सारे बिजनेसमैन पड़ गए और सब मिलके जो इसको बर्बाद करें, तो ऐसा चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए।
एक उद्यमी द्वारा प्रमुख पदों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन है और आप उच्च पद पर बैठे हैं तो आप कोई ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं जो हमारे लिए गलत होगा, जो एक बिजनेसमैन के लिए गलत होगा। आप अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और निष्पक्ष यानी एक बढ़िया हेल्दी कंपटीशन मार्केट में दे सकते हैं। हेल्दी कंपटीशन मार्केट में रहेगा, उसके बाद जो सर्वाइव करेगा, बोलते हैं सर्वाइवल इज द फिटेस्ट इज द सर्वाइवल। तो जो फिट होगा, जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा, जो अच्छा होगा वो सर्वाइव करेगा, जो अच्छा नहीं होगा वो सर्वाइव नहीं करेगा। तो याद रखना इस चीज़ को कि सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, सर्वाइव वही करेगा जो फिट होगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जो एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक्टिव करे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना। नहीं, सिंपल सा फंडा है। ऐसा भी हो सकता है कि जैसे पूरे हजारीबाग में जितने कॉमर्स के कोचिंग है, मान ले हम अपने बारे में एग्जांपल दे देते हैं, उसके हेड हम हैं, तो हम कोई ऐसा लॉ नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा रूल्स नहीं बनाएंगे जिससे हमको सिर्फ फायदा होगा, बाकी को घाटा होगा। आपको एक अच्छा कंपटीशन मार्केट में देना है और हेल्दी कंपटीशन मार्केट में दीजिए। कंपटीशन के बिना मार्केट चलेगा ही नहीं। मार्केट में आप एक्टिव तब रह पाएंगे जब कंपटीशन मार्केट में, बिना कंपटीशन का आप मार्केट में क्या कर पाएंगे। तो कंपटीशन चाहिए ही चाहिए मार्केट में, सिंगल वन नहीं। सिंगल वन रहेंगे तो आपके अंदर घमंड समा जाएगा, आप अपने प्रोडक्ट को चेंजेस नहीं करोगे। तो कंपटीशन चाहिए ही चाहिए। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है कंपटीशन एक्ट 2002 का। तो चलिए, प्रतिस्पर्धी अधिनियम या प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उद्देश्य 2002 में जो बना हुआ था उसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो 4 ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले इज टू एस्टैब्लिश सीसीआई। सीसीआई मतलब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाइए। सबसे पहला उद्देश्य है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया आप स्थापित करिए ताकि कंपटीशन में ठीक रह सके। सीसीआई बनाए जो कंपटीशन के सारे मामले को देखेगा। टू प्रिवेंट मोनोपोली एंड टू प्रमोट कंपटीशन इन द मार्केट। बोलता है कि एकाधिकार को रोकिए, यानी कोई अगर सिंगल वन है, सिंगल सेलर है, तो उसको रोकिए, उस जगह पे कंपटीशन डालिए, यानी कॉम्पिटिटर को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, ज़्यादा बढ़ावा दीजिए ताकि कॉम्पिटिटर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तीसरा क्या है, तीसरा बोलता है टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ ट्रेड फॉर द पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज इन द मार्केट। बाजार में भाग लेने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए व्यापार की स्वतंत्र रक्षा प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहाँ पे चाहे वो एक व्यक्ति जाए, चाहे वो बिजनेस जाए, हर व्यक्ति को आराम से अपनी बात रखने का अधिकार हो, अपना बिजनेस करने का अधिकार हो, उसमें कोई नहीं रोके। और चौथा है कि हर कंज्यूमर को, हर उपभोक्ता को उसके हितों की रक्षा करिए। हर उपभोक्ता के हितों की रक्षा कीजिए कि कोई भी उपभोक्ता है, उसका हित क्या है, उसका हक क्या है, उसका अधिकार क्या है, उसकी रक्षा करना होगा। तो 4 काम इसका था। सबसे पहले सीसीआई स्थापित करना है, दूसरा एकाधिकार को रोकना है, मोनोपोली को रोकना है और कंपटीशन को आगे बढ़ाना है। तीसरा, बाजार में भाग लेने वाले चाहे व्यक्ति हो चाहे संस्था हो, उसका जो अपना फ्रीडम है उसको सेफ करना है, प्रोटेक्ट करना है। और आगे है इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्ट करना है, जो उपभोक्ता है उसके हितों की रक्षा करना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना है। अब यहाँ लिखा है मेन प्रोविजन ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। कंपटीशन एक्ट 2002 का मेन प्रोविजन क्या है, क्या क्या मुख्य प्रावधान है कंपटीशन एक्ट 2002 का। तो कंपटीशन एक्ट 2002 में मुख्य प्रावधान क्या है, तो हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो भारत में कंपटीशन एक्ट 2002 का उद्देश्य निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। जो हम आपसे बात कर रहे थे कि बोलता है निष्पक्ष का मतलब क्या हुआ, सिंपल फेयर कंपटीशन, एक अच्छा कंपटीशन मार्केट में आना चाहिए। कंपटीशन मार्केट में जरूर आना चाहिए। याद रखिएगा, कोई भी जो अच्छा विक्रेता है, अच्छा बिजनेसमैन है, वो जरूर ये बात बोलेगा कि मार्केट में कंपटीशन आना चाहिए। क्योंकि अगर आएगा ना तभी तो लोगों को पता चलेगा। अगर हम अच्छा सर्विस दे रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि सतीश कुमार बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अगर दूसरा कोई टीचर आए, अगर वहाँ पे आपको सर्विस कम मिलेगा, तब ना आप कंफर्म हो जाएंगे कि सतीश सर ही बढ़िया है, क्योंकि वहाँ हम ये पढ़ रहे थे, हमको ये सुविधा नहीं मिले, ये सर्विस नहीं मिला। और अगर हम सिंगल वन रहेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा वैल्यू क्या है। तो मेरा वैल्यू कंपटीटर बढ़ाता है, मेरा वैल्यू कंपटीटर बढ़ाता है। क्योंकि हम अगर सिंगल वन है तो आप तो मजबूर हैं कि अरे जैसे हैं तैसे हैं। लेकिन अगर कॉम्पिटिटर बहुत सारे आ गए और सारे कॉम्पिटिटर के पास आप गए, सबके पास सर्विस लिए, लेकिन कहीं खुश नहीं हुए, आप मेरे पास खुश है, तो समझिए आप मेरे पक्के कस्टमर हो गए, आप हिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने कॉम्पिटिटर को ट्राई कर लिया। तो आप देख लिए कि भाई सबसे बेस्ट ये आदमी है, तो आपके मन में जो है हमारे बारे में एकदम कॉन्क्रीट इरादा बन गया कि यहीं पे पढ़ेंगे। ये चीज़ है, कॉम्पिटिटर होना चाहिए। इसलिए कंपटीशन से भागना नहीं चाहिए, कॉम्पिटिटर होना चाहिए, बट हेल्दी होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, उचित होना चाहिए, गलत तरीके से नहीं। इसके प्रमुख प्रावधानों में प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते को रोकना है। देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स मेन प्रोविजन इंक्लूडिंग
बैन करना है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स। बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कि कंपटीशन के लिए ठीक नहीं है। उद्यमों द्वारा प्रमुख स्थितियों का दुरुपयोग करना। एक बिजनेसमैन जो है अलग अलग सिचुएशन का मिसयूज अगर कर रहा है तो वो मिसयूज करने को रोकना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेल्समैन है, सेलर है या बिजनेसमैन है, वो किसी किसी सिचुएशन का मिसयूज करने लगता है जो कि ठीक नहीं है, कंपटीशन के हिसाब से ठीक नहीं है, तो उसको रोकना होगा। और अधिनियम इन प्रावधानों को लागू करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, अगर ये सारे रूल्स को लगाने के लिए जो हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया है, सीसीआई है, इसकी स्थापना करेंगे ताकि सीसीआई जो है अच्छे तरीके से इसको काम करे, अच्छे तरीके से उसको लागू करे। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन अंडर द एक्ट। इस एक्ट के अंदर, कंपटीशन एक्ट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा है जो आपके सामने दिया हुआ है। पहला परिभाषा, इक्विजिशन क्या होता है? अधिग्रहण। ये सब लोग जानते हैं, अधिग्रहण मतलब होता है सहमत होना, लागू करना। बोलता है इसका अर्थ है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्राप्त करना। अधिग्रहण का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, एक्सेप्ट करना। बोलता है इट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर। मतलब या तो हम एक्वायर कर लिए हैं, या तो हम सहमत हो गए हैं कि हम, या एग्री हो गए हैं कि हम एक्वायर करेंगे। या तो एक्वायर कर लिए हैं या तो सहमत हो गए हैं कि हम एक्वायर करेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं अधिग्रहण। क्या क्या एक्वायर कर सकते हैं? शेयर्स, वोटिंग राइट्स, एसेट्स ऑफ द एनी इंटरप्राइजेस, और क्या? द कंट्रोल ओवर द मैनेजमेंट, कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ एनी इंटरप्राइजेस। ये सब हम एक्विजिशन कर सकते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है? सब जानते हैं। समझौते में कोई भी व्यवस्था, समझ या समन्वित कार्रवाई शामिल है जो कि ऐसी व्यवस्था, समझ और संगीत कार्यक्रम अनौपचारिक या लिखित में है या नहीं, और क्या ऐसी व्यवस्था या समझ संगीत कार्यक्रम को कानूनी कार्रवाई द्वारा लागू करने का इरादा है या नहीं है। समझौता, एग्रीमेंट आपको करना ही पड़ेगा। तीसरा है गुड्स, किसको बोलेंगे? तो याद रखिए कोई भी चीज, किसी भी चीज को गुड्स बोलेंगे, कैश को छोड़ के। कैश को छोड़ के बाकी सारा चीज क्या होता है? गुड्स होता है, माना जाता है। प्रॉपर्टी में सारा गुड्स माना जाएगा। पर्सन कौन हो सकता है? तो पर्सन का परिभाषा कौन होगा कंपटीशन में? जहां पर्सन यूज हुआ है वहां पे पर्सन की जगह पे एक व्यक्ति, यानी हम लोग पर्सन तो है ही, एक HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी पर्सन है, फर्म भी पर्सन है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी पर्सन है, और केंद्र राज्य अधिनियम और सरकारी कंपनी के तहत अगर स्थापित कोई नियम है, निगम है, तो वो भी पर्सन है। किसी विदेशी देश के कानून द्वारा या उसके अंतर्गत निगमित निकाय कोई है, वो भी पर्सन है। किसी भी कानून के तहत पंजीकृत और सहकारी समिति जो है पर्सन है। स्थानीय लोकल अथॉरिटी पर्सन है, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, और प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति भी पर्सन है। ये सारे लोग पर्सन माने जाते हैं कानून के हिसाब से। इन सब व्यक्तियों को पर्सन माना जाता है कानून के हिसाब से। यहाँ तक में किसी व्यक्ति को दिक्कत है तो पूछ सकते हो, और फिर हम दूसरे एक्ट में चलेंगे जिसका नाम है फेमा एक्ट। देखिए यहाँ तक में कोई दिक्कत है किसी को? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक में जो भी दिक्कत है पूछ लीजिए। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग चलते फेमा और फेरा, जो भी हम आप बात कर रहे थे। पहले होता था फेरा। पहले क्या होता था? फेरा।
बोला जाता था ना, गलत करोगे तो फेरा में फंस जाओगे, भाई फेरा था ये, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसको 1999 में क्या बना दिया गया, तो 1999 से पहले फेरा होता था, 1999 में इसी कानून को बदल के फेमा बना दिया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अभी हमारे यहाँ फेमा चल रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ क्या चल रहा है, फेमा। लिखा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये जो फेमा है 1999, फेमा संसद के एक अधिनियम द्वारा लागू हुआ। इसे 29 दिसंबर 1999 को अधिनियमित किया गया था। यह नया अधिनियम विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के ढांचे के अनुरूप है, पहले डब्ल्यूटीओ के हिसाब से नहीं था। इसने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 का भी मार्ग प्रशस्त कर दिया है। बोलता है ये जो था वो, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है, ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 था, उसके लिए भी रास्ते खोल दिया। जब फेमा बना तभी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ है। बोलता है दिस टॉपिक वुड बी इम्पोर्टेंस इन द आईएएस एग्जाम फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। बोल रहा है कि ये आईएएस एग्जाम में दोनों जगह पे पूछा जाता है, वो यानी एक आईएएस का एक तैयारी करने वाला व्यक्ति को इन दोनों जगह दोनों चीज़ों को पढ़ना होगा। वो तो चलो ठीक है। बोलता है फेमा क्या है, व्हाट इज फेमा एक्ट, तो बोलते हैं यह विनियमों का एक समूह है, एक रूल्स रेगुलेशंस का एक समूह है, जो भारतीय रिजर्व बैंक को विनियमन पारित करने का अधिकार देता है, और भारत सरकार को भी भारत की विदेशी व्यापार नीति के अनुरूप विदेशी मुद्रा से संबंधित नियम पारित करने में सक्षम बनाता है। यानी फेमा क्या है, तो फेमा एक ऐसा कानून है जो भारत सरकार को और आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, विदेश से संबंधित जो पैसे का लेन देन होता है उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार देता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने हिसाब से यहाँ पे लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, अपने सुविधा के हिसाब से विदेश से आने वाले पैसे और विदेश जाने वाले पैसे का हिसाब किताब रख सकता है। तो फेमा एक ऐसा कानून है, एक ऐसा लॉ है जो देश में भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारे यहाँ, या भारत सरकार, उसको विदेशी व्यापार से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। मुख्य विशेषताएं क्या क्या है फेमा का, तो फेमा का पहला विशेषता यह केंद्र सरकार को देश के बाहर स्थित किसी भी व्यक्ति के भुगतान के प्रवाह को विनियमित करने की शक्ति देता है। यानी देश के बाहर अगर कोई व्यक्ति को भुगतान करना है या भुगतान प्राप्त करना है तो उसके लिए फेमा का रूल्स रेगुलेशन लागू होता है। विदेशी प्रतिभूतियों या विनिमय के संबंधित सभी वित्तीय लेन बीमा की मंजूरी के बिना नहीं किया जा सकता। नहीं, विदेश से संबंधित कोई भी सिक्योरिटी आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, अब हमको यूरो खरीदना है, डॉलर खरीदना है, तो कोई भी रूल्स मतलब सिक्योरिटी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो वहाँ पे फेमा का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। बिना फेमा का परमिशन लिए आप ये काम नहीं कर सकते। यानी सारा का सारा जो ट्रांजेक्शन्स है वो ऑथराइज्ड पर्सन, अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से होना चाहिए। और अधिकृत व्यक्ति कहाँ पे रजिस्टर्ड होगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा वो फेमा में रजिस्टर्ड होगा। अगर हमने अपना रजिस्ट्रेशन फेमा में करा रखा है तो मेरे थ्रू ही आप विदेश भेज सकते हैं पैसा, क्योंकि उससे सरकार को भनक रहता है, पता चलता है कि ये पैसा सतीश कुमार वहाँ भेज रहे हैं और सतीश कुमार इस पैसे पर टैक्स दिए कि नहीं दिए। लेकिन जो फेमा के बिना दूसरे तरीके से पैसा भेजा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हवाला। क्या बोलते हैं, हवाला कारोबार। ये हवाला मतलब है जिस पैसे के ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया, जिस पैसे की जानकारी आरबीआई को नहीं है, जिस पैसे को फेमा एक्ट यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नहीं भेजा गया है, वैसे पैसे को, जो गलत पैसा होता है, ब्लैक मनी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं हवाला। तो हवाला के जरिए जो पैसा जाता है वो गलत है, तो फेमा के जरिए सारा पैसा होना चाहिए। जनता के सामान्य हित में भारत सरकार किसी अधिकृत व्यक्ति को चालू खाते के भीतर विदेशी मुद्रा सौदे करने से प्रतिबंधित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जनता के फायदे के लिए, जनता के भलाई के लिए भारत सरकार किसी अधिकृत व्यक्ति को करेंट अकाउंट का जो के अंदर जो विदेशी मुद्रा सौदे हैं उसको प्रतिबंधित करने का अधिकार दे सकती है। आरबीआई को पूंजी खाते से लेन देन पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है कि अगर कैपिटल अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो उससे संबंधित यहाँ पे आप बैन लगा सकते हैं, आप चाहें तो प्रतिबंध लगा सकते हैं, भले ही यह किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही क्यों ना किया गया होगा। लग रहा है कि कहीं डाउट है, डाउटफुल लग रहा है, तो आप उसको बैन कर सकते हैं, प्रतिबंधित कर सकते हैं। इस अधिनियम के अनुसार भारत में रहने वाले भारतीयों को विदेशी मुद्रा, विदेशी सुरक्षा लेन देन और किसी विदेशी देश में अचल संपत्ति रखने का अधिकार है। अधिक सुरक्षा संपत्ति और मुद्रा तब अर्जित की गई है या स्वामित्व में थी जब व्यक्ति देश के बाहर रहता था या जब उन्हें देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति से संपत्ति विरासत में मिली हो, तो फेमा के अंदर होगा। यानी याद रखना, फेमा ये तय करता है कि आप विदेश में पैसा
विदेश में प्रॉपर्टी, और विदेश में अगर आप वहाँ रह रहे हैं, वहाँ घर बना लिए, वहाँ पैसा आप जमा कर लिए, तो ध्यान रखना है दो चीज़ होगा, आप भारत के अंदर पैसा जमा किए विदेश लेके चले गए, या विदेश में ही कमा के वहीं पैसा जनरेट किए, वहीं पे संपत्ति खरीदे, ये सब फेमा के अंदर ही रजिस्टर्ड किया जाएगा, ये सब फेमा के अंदर ही देखा जाएगा। फेमा ही इसको मेंटेन करेगा कि आप कहाँ पे पैसे को जमा कर रहे हैं। अब लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ फेमा। फेमा का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करेगा फेमा? तो फेमा का मुख्यालय जो है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी के नाम से हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, फेमा को हम लोग ईडी ईडी सुने होंगे आप लोग। फेमा का जो हेड क्वार्टर होता है ना, द हेड ऑफिस ऑफ द फेमा इज ऑल्सो नोन एज ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। आप सुने होंगे किसी पर भ्रष्टाचार का जब केस लगता है ना, तो ईडी ही उसका जांच करता है। रुपये पैसे का पूरा देश के अंदर और देश के बाहर कोई भी अगर रुपये पैसे का जांच है तो ईडी करता है। ईडी का फुल फॉर्म क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, हेडेड बाय द डायरेक्टर्स, इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, यानी इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। फेमा का दूसरा नाम है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई और जालंधर में 5 इसका रीजनल ऑफिस है, क्षेत्रीय कार्यालय है। प्रत्येक कार्यालय का नेतृत्व एक सब डायरेक्टर करता है, जिसको डीडी बोलते हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर। प्रत्येक 5 क्षेत्रों को सहायक निदेशकों की अध्यक्षता में 7 उप निदेशक, मतलब 7 अलग अलग क्या किए, जोन में बांटे हैं, और जोनल ऑफिसर होता है वहाँ पे जो काम करता है उसको जोनल ऑफिसर बोलते हैं। और यहाँ पे जो व्यक्ति हेड होगा उसको बोलते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर, एडी, असिस्टेंट डायरेक्टर। और 5 जो है फील्ड यूनिट होते हैं, जो कि चीफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसको कंट्रोल करता है। अब राज्य के अंदर आता है तो चीफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टर आता है, ये देता है ऊपर वाले को अपना रिपोर्ट बना के पूरा, ये क्या करता है, अपना रिपोर्ट बना के पूरा ऊपर वाले को भेजता है। तो ये हम लोगों का छोटा सा टॉपिक था, ये हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ये पूरा को पूरा हम लोगों का यूनिट खत्म हो गया। छोटा सा यूनिट था, इसके अंदर ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं था।